नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि दिसंबर 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शनों में तोड़फोड़ के नाम पर उसने लोगों से जो वसूली की है वो उसे वापस करे। इसके अलावा जिन लोगों को वसूली के नोटिस भेजे गए हैं वो भी वापस लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से वो आंदोलनकारी राहत महसूस कर रहे हैं जिनके खिलाफ लाखों की वसूली का नोटिस था। लखनऊ में कबाड़ का कारोबार करने वाले मनहूर चौधरी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनकी दुकान सील कर दी गई थी और उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना मढ़ दिया गया था। आरोप ये कि उन्होंने दिसंबर 2019 में यूपी में चले सीएए विरोधी प्रदर्शनों में तोड़फोड़ की है। अब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो वसूली के ऐसे 274 नोटिस वापस ले रही है और कानूनी कार्रवाई भी रोक रही है। हम बच्चों की जगह जा रहे थे, आगे रोक लिया गया। रोकने के बाद कहा गया, पुलिस वालों ने कहा कि बेटा रोड से न जाओ, रोड जाओ, गली से न जाओ। तो हम रोड जा रहे थे सर। रोड पर जाते ही घर के एकदम सामने खड़े थे, बस फोटो खींच के और तुरंत 26 तारीख को उठा लिया। फिर 19 को दंगा हुआ है, 26 को उठा के दिसंबर 2019। जी ठीक है। ये आप देखिए, इनकी दुकान है, इसमें उजाड़ ही हो गया है सब कुछ, क्योंकि 2 साल से अपनी दुकान नहीं चला पाए हैं। गरीब लोअर मिडिल क्लास आदमी हैं। इसी दुकान से इनका खर्चा चलता था, लेकिन वो खर्चा इनका अब चल नहीं पा रहा है। महनूर जी से हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि कैसे उनके पिछले 2 साल कटे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, इस आदेश के बारे में। ऐसी कार्रवाइयां यूपी के और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देखी। दीपक कबीर और सदफ जाफर भी इसमें शामिल हैं। दीपक कबीर पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हमें कोर्ट पर यकीन था, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये तो इलीगल प्रोसेस है। आपने गलत हमें फंसाया, हमारे ऊपर बेहिसाब केसेस लगाए। जमानत निकलने के बाद आपने हमारी जमानत कैंसिल करने का केस अलग कर दिया कि हम बहुत खतरनाक हैं। उसके बाद आपने हमें और FIR घंटाघर से लेकर लगा दी। अब आप जब कोविड में आप पूरा एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लॉकडाउन है, उस समय आप हमारे पास आ रहे हो कि हम ये पैसा जमा करें। बहुत बड़ी जीत है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जिनके जो छोटा मोटा जो सरमाया था वो उन्होंने दिया था डर के, क्योंकि या तो वो बहुत लीगल एड नहीं अपने लिए कर पाए थे या जो भी हुआ था। तो उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले में फटकार लगाई। कहा कि वह ऐसे सपाट ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकती। वह उन लोगों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले जिनसे पैसे ले लिए गए हैं, वो पैसे वापस किए जाएं। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि या तो आप इन रिकवरी नोटिसेस को विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो हम लोग क्वैश कर देंगे। तो इतना स्ट्रांग रिएक्शन था सुप्रीम कोर्ट से, तो स्टेट ऑफ यूपी को आज अपने नोटिसेस को विड्रॉ करना पड़ा। साथ के साथ में प्रोसीडिंग्स भी विड्रॉ करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि ये जो आपने रिकवरी अभी तक जो भी इफ एनी अगर कोई रिकवरी आपने की है डैमेजेस की, तो उसको भी आप रिफंड करेंगे। यह बस वसूली वापसी का मामला नहीं है, लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने के लिए सरकारी तौर तरीकों पर चोट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो लोगों की जवाबदेही बनेगी, लेकिन इसके लिए भी कानून की एक प्रक्रिया है। यानी सरकार ऐसे मामलों में खुद ही शिकायतकर्ता, खुद ही वकील और खुद ही जज नहीं बन सकती। नई दिल्ली से पुजारिया के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। बात करते हैं 2008 के अहमदाबाद बम धमाकों की, जिसमें आज सजा का ऐलान कर दिया गया। इसमें 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बताएं कि इन बम धमाकों के लिए 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिसमें से कि 38 को फांसी की सजा दी गई है और बाकी 11 को उम्र कैद की सजा देने का फैसला हुआ है। आज अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में ये बम धमाके हुए थे। सीरीज ब्लास्ट थे और इसमें 56 लोगों की मौत हुई थी। एक ही मामले में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी की सजा दी गई है। टोटल 38 एक्यूज जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सजा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है
1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। 50,000 रुपीज जिसको गंभीर इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है, और 25,000 रुपीज जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन का अवार्ड हुआ है। यूएपीए एक्ट जो है इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट जो है वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये सभी एक्यूज को सजा की है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन से सीबीआई ने आज पूछताछ की। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि एनएसई में रहते हुए चित्रा रामकृष्णन ने हिमालय पर रहने वाले किसी रहस्यमय योगी की मदद से स्टॉक एक्सचेंज का पूरा कामकाज चलाया। वो उन्हें गोपनीय दस्तावेज भी देती रही। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि वो रहस्यमय योगी आखिर है कौन। एनएसई के पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण की ये बिल्डिंग है, इसी के 11वीं मंजिल पर उनका फ्लैट है, और ये सीबीआई की टीम और आयकर की भी टीम बता रहे हैं कि यहाँ पर आई थी, पूछताछ की गई है। कल से ये टीम यहाँ पर मौजूद थी, उनसे पूछताछ की गई और अब जो है कि टीम यहाँ से निकल रही है। दरअसल ये मामला जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। 2013 से 2016 तक जब चित्रा रामकृष्ण सीईओ थी तब जो पता चला है कि वो हिमालय में रहने वाले एक योगी के संपर्क में थी और मेल के जरिए उससे वो संपर्क में थी, और स्टॉक एक्सचेंज की जो कुछ इनसाइडर जानकारियां जो है वो उस योगी को दिया करती थी, और उसी योगी के कहने पर उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम नाम के एक शख्स को एडवाइजर भी बनाया था। सेबी ने इस पूरे मामले की जांच की और मालूम पड़ा कि ये अनियमितता बरती गई है। उसी के तहत जो है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और 3 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया गया। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। यह है सीता सदन, और इस सीता सदन के 11वीं मंजिल पे उनका फ्लैट है, जहां पर कल आईटी यानी कि आयकर विभाग की टीम पूरी थी, आज सीबीआई की टीम भी आई थी और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका बयान लिया जा रहा है। इस बीच सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब्रमण्यम और एक और मामले में जो शख्स है उन सब के खिलाफ एलओसी जारी कर दी है, लुकआउट सर्कुलर निकाला है ताकि ये देश छोड़कर बाहर न जा सके। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मामले में सुनवाई जारी है। आज सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। कोर्ट को दूसरे पक्ष ने जानकारी दी कि हिजाब पहनी लड़कियों के साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, पुलिस हिजाब पहने इन लड़कियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक कर रही है, लाठी भी दिखा रही है। इस बारे में जब मंड्या के एसपी से जानकारी चाहिए तो पहले उन्होंने लाठी की बात से इनकार किया, लेकिन जब वीडियो भेजा गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में भी छात्राओं के साथ अपराधियों वाले व्यवहार को लेकर शिकायत की गई। हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का बुनियादी हिस्सा नहीं है। हालांकि जहां कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने हिजाब को ड्रेस कोड में शामिल किया है, वहां हिजाब पर रोक नहीं है। सरकार ने 5 फरवरी को जो ऑर्डर जारी किया था ड्रेस कोड को लेकर, उसे और बेहतर तरीके से कहा जा सकता था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह साफ किया था कि यह आदेश सिर्फ उन्हीं संस्थाओं पर लागू होगा जहां कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने ड्रेस कोड लागू किया है। ऐसे में स्कूलों में भी इसे क्यों लागू किया जा रहा है, जबकि मामला जूनियर कॉलेज से जुड़ा है। सरकार अपने तरीके से इसे परिभाषित कर रही है। आदेश में स्कूल का नाम कहीं भी नहीं है। ऑर्डर क्लियरली सेज दैट अंतरिम आदेश में स्कूलों में धार्मिक पहचान वाले कपड़े या चिन्ह पर रोक है। हमने उसी को लागू किया है। विदाउट हिजाब। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई आखिरी दौर में है। सुनवाई के दौरान हिजाब पहने लड़कियों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का मामला भी उठा और सवाल अंतरिम आदेश के लागू किए जाने के तौर तरीकों पर भी उठाए गए। विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा।
बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।